Hello, dear student. Welcome to DS tutorial. Today we are going to cover electric field lines and its property, concept of solid angle, number of electric field line passing per unit area, and concept of electric flux. ठीक है, ये तीन चीजें आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो जो क्लास 12 फिजिक्स की पिछले वीडियो जैसे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये सारी वीडियो जितनी भी हैं सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लास 12 फिजिक्स की. तो आप वहां से सबसे पहले इन सारी वीडियो को देख लें ताकि आप इस चीज को रिलेट कर पाए. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्या है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ चुके थे ना, इफ देयर इज ए चार्ज देन देयर इज ए फील्ड. लेकिन अब आगे बात होने जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है ना, सबसे पहले इस चीज को देखेंगे. आइए देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज सबसे पहले, मतलब वर्ड का यूज जो है सबसे पहले माइकल फैराडे साहब ने किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नाम दिया था, लेकिन बाद में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया गया. ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है इस चीज को समझिए. एक प्रकार का एक मैपिंग है, रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है इन द पिक्चोरियल फॉर्म, है ना. किसी पेपर पे या डायग्रामेटिकली कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही एक तरीका है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना. तो ऐसे एक चीज क्या है, इसको सिंपली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ electric field surrounding a configuration of electric charge. Electric charge. इसकी और क्या खास बात है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड इन रेडियली आउटवर्ड मैनर, है ना. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चीज को समझिए. यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज है, चार्ज Q है, तो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ डायरेक्ट होंगी. ठीक है भाई, जिस तरीका है. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लाइंस होती हैं वो क्या दिखाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताती हैं. अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझेंगे कि जैसे जैसे हम चार्ज के नजदीक हैं तो क्या देख रहे हैं, ये लाइंस जो है डेंसर है कि नहीं, ये चीज डेंसर है. लेकिन सारे के सारे आउटवर्ड पोजीशन में ये अपने आप को आउटवर्ड फैशन में वो अरेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल चार्ज अगर बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या देख रहे हैं कि ये दूरी जो है बढ़ती चली जा रही है ना. तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है 1/r² फैक्टर पे, है ना. 1/r² फैक्टर आप लोग को याद होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बता रहे थे तो क्या बताया था, 1/4πε0 कैपिटल Q/r², है ना. तो ये Q तो मान लीजिए ये है, 1/4πε0 is the constant value, लेकिन 1/r² is the value or the factor which represent the strength of, which represent नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे which affect the strength of electric field, है ना. अगर R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, घटती चली जाएगी. ठीक है, इस तरीके से मैंने जो मैपिंग की हुई है कि मान लीजिए अगर कोई चार्ज है यहाँ पे Q, सिंगल चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मैनर में पिक्चोरली हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना. अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर उसके बाद सॉलिड एंगल देखेंगे. पहले इस चीज को आप लिख लीजिए, फिर हम बताएंगे.
ओके, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तब फील्ड ऐसे बनेगी, देखिए प्लस का क्यू है, तो यानी कि जो एरो की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। एरो की, या हम ऐसे बना दें डायरेक्ट, जो एरो की डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है भाई। चलिए, एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, इस तरीके से मैंने बनाया। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होगी तो क्या होगा, एरो की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है जी। नेगेटिव चार्ज के केस में एरो की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझाने की प्रयास करते हैं कि एरो का डायरेक्शन का क्या मतलब है। थोड़ा सा समझिए कि Q इज द सेंट्रल चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर एंड Q नॉट इज द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता कि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये क्या करता है, रिपेल करने की कोशिश करता ना ये टेस्ट चार्ज को। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, यानी कि ये लाइन ऑफ फोर्स ही है बेसिकली। ये फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ, यानी इसको दूर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्लस प्लस हो गया। बात समझ में आ रही होगी, इसलिए इसकी एरो की डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ। लेकिन जब हम ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां लेके आते हैं, तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेंट्रल चार्ज एंड द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो उस केस में क्या होगा भाई, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो एरो का डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, है ना। तो बहुत ही सिंपल बातें हैं, इस चीज को आप समझते चलिए। छोटी छोटी बातें हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें बताई जाएंगी, है ना। फिर आगे जो है जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं अभी। अपना जो हाथ से नोट्स बनाया जाता है, चीजों को समझ के हाथ से जो आप नोट्स बनाते हो, उस नोट्स से बेस्ट नोट्स कोई नहीं होता, ठीक है भाई। अब जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है, जनरल प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जनरल प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से चलती है, पॉजिटिव से चलती है। कहां मिलती है, नेगेटिव पे मिलती है ना। फील्ड लाइन, सॉरी, ओरिजिन, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at negative charge। ठीक है भाई। दूसरा जो पॉइंट क्या है, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, अगर कोई सिंगल चार्ज हो, इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट इंफिनिटी। मान सकते हैं कि वो अनंत पे जाके खत्म होंगी, है ना। अगला जो है, इस चीज को देखिए, in a charge free region,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन एज क्या भाई, कंटिन्यूअस कर्व। अगली जो चीज है वो देखिए, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों भाई? तो इसका आंसर भी लिख देते हैं, बिकॉज एट इंटरसेक्शन या एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction at one point. There will be two direction at one point. This is not possible. देखिए पॉसिबल नहीं। एक लास्ट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए यहां पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फील्ड do not form closed loop। ठीक है, अब देखिए भाई एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज को क्या बोल रहा है। फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। इसका मतलब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर कोई प्लस चार्ज ये है और ये कोई माइनस चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इमर्ज करेंगी और कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी बड़े आराम से। ये कंडीशन बनती है। दूसरी जो चीज है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंड एट इन्फिनिटी। अब कोई सिंगल चार्ज है तो उसकी, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहाँ तक जाएंगी, तो इसको क्या बोला गया है, इन्फिनिटी तक जाएंगी, है ना, कोई उसमें ब्रेक नहीं आएगा। फिर क्या बोला, इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। अगर कोई जैसे आसपास सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कर्व के फॉर्म में चलती चली जाएंगी, कोई ब्रेक उसमें नहीं आएगा। अगली चीज है, टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ जाएगी, और किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन का होना असंभव जैसी बात है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनता भाई, काम खत्म। तो ये है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। इस चीज को आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जनरल प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं हटाता हूं। अब जो बात आती है, थोड़ा सा समझना है, सॉलिड एंगल की बात आती है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल की बात होती है, इस तरीके से समझते हैं इसको। थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। राइट, हाँ,
मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है ओरिजिन पे रखा हुआ है ना, कोई चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ। अब उस केस में थोड़ा सा समझना है, एक पॉइंट है, हम इस तरीके से एक सरफेस बना लेते हैं और दूसरा सरफेस ये बना लेते, ठीक है। दूसरा सरफेस ये बना दिया, पहला सरफेस ये बना दिया, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने P1 मान लिया, और ये क्या ले लिया P2 मान लिया, ठीक है जी। अब इस तरीके से थोड़ा सा देखिए, ये कोई चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये अगर मैं कोई डिफरेंशियल एरिया लेता हूं, छोटा सा एरिया लेता हूं, इस तरीके से लेता हूं, तो ये क्या है, रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड? तो कारण है, मैंने आपको बताया था कि जैसे चार्ज से जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का कारण क्या है कि उस डिफरेंशियल एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। हालांकि अगर मैंने बोर्ड पे बनाया है तो आप इस चीज को क्या अज्यूम कर रहे हो, इस चीज को अज्यूम कर रहे हो 2D में, लेकिन ये 2D नहीं है, हमारी रियल लाइफ जो है 3D में चलती है। तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में जो तरबूज आता है, गोल गोल होता है, उसमें से कोनिक सेक्शन निकाल लिया आपने, कोन से कुछ निकाल लिया, तो जब कोन जैसा निकलेगा तो ऐसा ही होगा। थोड़ा सा बोर्ड के पीछे नजर अपना सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, तो ये ऐसे है, ठीक है। जैसे ग्लास नहीं होती, ग्लास में थोड़ा सा चपटा होता है किनारे पे, लेकिन जो कोन खाते हैं आप, सबसे बढ़िया आइसक्रीम वाली जो कोन होती है वो याद करिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला नंबर P1 पे एक हमने सरफेस लिया हुआ, P2 पे अब सरफेस लिया हुआ। लेकिन अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे देखूं, अगर मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे R मान लो, इसको S मानता हूँ, तो ये क्या S किसकी चीज का रीजन हो जाएगा, तो S रीजन हो जाएगा रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भाई रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिख रहे हो, क्योंकि इतने छोटे से बॉक्स में ही कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें गुजर गई, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी तो होगी ना, स्ट्रेंथ तो स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से, और फिर क्या है कि इसमें एक नॉर्मल, मैं बताता हूँ कहानी, आपको याद आ जाएगा। आप लोग जब 9th में रहे होंगे, 10th में रहे होंगे, तो इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। एक क्या होता है, हिंदी में होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हालांकि अगर इंग्लिश में इसी चीज को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क बटे रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बटे रेडियस। अब थोड़ा सा समझना है, इफ वी कंसीडर प्लेनर एरिया, प्लेनर सेक्शन, अगर हम प्लेन सेक्शन को समझते हैं, यानी 2D को समझ रहे हैं, अब 2D को समझते हैं तो आर्क जो होगा डेल्टा एल के फॉर्म में होगा और रेडियस है। लेकिन इन केस ऑफ 3D, अगर 3D के केस में हम समझे, है ना, तो 3D के केस में हम समझेंगे तो इसी एंगल को जो सॉलिड एंगल बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे भाई, सॉलिड एंगल, यानी डेल्टा ओमेगा बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल, ठीक है। ध्यान से सोचना है आपको, एकदम उसी फार्मूले जैसा है। सॉलिड एंगल इक्वल टू, अब आर्क की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया कवर करेगा ना, सरफेस कवर करेगा ना वो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, एरिया एलिमेंट होगी। और वहां पे लेंथ कवर हो रहा था, यहाँ पे एरिया, तो यानी कि डेल्टा एस, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला नंबर अगर हम बात करें, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू पॉइंट P1, है ना। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ P2 पे भी है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि P1 पे जो है कंजेस्टेड है और P2 पे जो है वो फैली हुई है, एक्सपैंडेड है ना। इसी वजह से ये रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है, ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है ना। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझिए कि इसका जो सॉलिड एंगल है वो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। ये चीज मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा ओमेगा, ये सॉलिड एंगल है। अब ये सॉलिड एंगल तो P1 स्फीयर सरफेस के लिए और P2 सरफेस के लिए, दोनों के लिए बराबर है ना। तो अगर मैं बात करूं P1 के लिए, मैंने एक रेडियस मान लिया R1,
और आप यहाँ पे P2 के लिए R2, तो लिख लीजिए कंसीडर OP1 इक्वल टू R1 एंड OP2 इक्वल टू R2। OP2 इक्वल टू क्या हो गया, R2। अब इस केस में यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। यही वाला फार्मूला अगर हम P1 पे लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम P1 पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, एट P1 पे हम देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू, अब डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, है ना, तो डेल्टा एस और उसके बाद क्या हो जाएगा, अपॉन में R1 का स्क्वायर, डेल्टा एस, अच्छा S1 लिख दूं मैं, S1 लिख दिया, डेल्टा S1 अपॉन R1 का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वाले केस में जो इसका जो सरफेस एरिया आएगा, है ना, जो सरफेस एरिया आएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो इस चीज से हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर हम एट P2 पे देखें, P2 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा तो रहेगा ही ना, एंगल थोड़े नहीं बदलता चाहे कितनी भी दूरी पे लेके चले जाइए, तो डेल्टा ओमेगा तो रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, अच्छा डेल्टा एस की जगह पे अब क्या हो जाएगा, S2 लिख देते हैं P2 के लिए, है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर, तो यानी कि डेल्टा S2 कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो ये जो होगा ये एरिया एलिमेंट एट P2 क्या निकाला हमने, R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, एरिया एलिमेंट एट P1 क्या निकाला, R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक कंक्लूडिंग बात बतानी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, कभी मैं जल्दी से मिटा देता हूं तो आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हटा रहे भाई। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू P1 एंड P2 इज कांस्टेंट, है ना, या सेम बोल सकते हैं, सेम जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस P1 से पास कर रही है उतनी ही तो P2 से पास कर रही है कि नहीं। तो यानी कि अब हम यहां पे कह दें, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, पासेज थ्रू P1 एंड P2, तो क्या मान लेते हैं, एन मान लिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेज थ्रू P1 एंड P2 को एन मान लिया, है ना। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, है ना, तब क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, तो जब उस केस में हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और अपॉन में एरिया, ये तो होगा पर यूनिट एरिया का मतलब अपॉन में एरिया। अब जब हम P1 के लिए बात कर रहे हैं, पहले P1 के लिए बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा S1 की वैल्यू यानी कि सरफेस की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, एरिया एलिमेंट की वैल्यू क्या थी, R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ठीक है। 1 सेक्शन के लिए अगर हमने बात करी तो ये है। अगर 2 सेक्शन के लिए बात करें तो क्या आएगा, N अपॉन R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ यही चीज देख रहे हैं कि N कॉमन है, डेल्टा ओमेगा कॉमन है ना। तो सॉरी, ये 1 सेक्शन के लिए है, इक्वल टू नहीं कर रहे हैं। ये किसके लिए है, एट P1, ये किसके लिए है, एट P2। तो बेसिकली अब हम थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो N जो है कांस्टेंट है,
तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एन कैंसिल हो रहा है। डेल्टा ओमेगा जो है दोनों में सेम है, कट जाएगा। यानी कि किस पे बात टिक रही है, तो बात किस पे टिक रही है कि P1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो टोटली किस पे डिपेंड हो रही है, R1 स्क्वायर पे, और P2 की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड कर रही है, R2 स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो यानी कि हम ये क्या लिख सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड varies by a factor क्या भाई, 1/r² फैक्टर, यही है 1/r² फैक्टर। ठीक है, 1/r² फैक्टर से ही P1 और P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरी करती है। ये चीज आपने प्रूव भी कर लिया। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आओ तो फिर से बता देना, बहुत ही आसान है। सॉलिड एंगल जैसे कि हम लीनियर केसेज में एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस लगाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी है ना। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का कुछ पैटर्न्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जो कि पॉजिटिव चार्ज, ये बोर्ड में पूछा गया था पिछली बार वाले बोर्ड के पेपर में ही पूछ लिया उन्होंने कि दो चार्जेज हैं पॉजिटिव हैं, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फैशन होगा या किस तरीके से होगा उस चीज को बताइए। अगर प्लस है माइनस है तब क्या होगा, जब प्लस है तब क्या होगा, अकेला है तो क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हालांकि वीडियो जो है 27 मिनट की हो गई है, तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप बोर हो जाओ। चलिए तो ठीक है, सबसे पहला नंबर जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे देखिए। मैं हटाता हूं इसको। चार तरह के बन सकते हैं क्वेश्चन, एक दो तो पहले से ही बता चुके हैं आपको, देख लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि कोई प्लस क्यू चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। अभी आप लोगों ने क्लियर कर दिया था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, किधर की तरफ होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, है ना, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। अगर ये माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, थोड़ा छोटा बनाएंगे, माइनस क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ आएगी। कैसे डिसाइड करते हैं तो वो भी बता दिया था कि हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लिया था। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करवाता है। ठीक है भाई। उसके बाद अगली जो चीज है कि अगर एक प्लस आ जाए और एक माइनस आ जाए तो उसके इसमें कैसे होगा जी। चलिए आ जाइए, देखिए इसको कि एक प्लस क्यू चार्ज आ गया हमारे पास यहाँ पे और एक माइनस क्यू चार्ज आ गया जी। ठीक है, अब प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले में देखो, सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब जनरल प्रॉपर्टी बता रहे तो उसके इसमें क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, कहां पे टर्मिनेट होती हैं। तो ओरिजिनेट होती हैं कहां पे, पॉजिटिव पे, कहां टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव पे, है ना। तो इस तरीके से यहां से बहुत सारी लाइनें जाएंगी और यहाँ पे अटक जाएंगी, मतलब सॉरी टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला इधर अब थोड़ा सा समझना है, यहां तक तो ऐसे जाएगा, है ना। और ये जो पॉजिटिव अब इधर से इधर की तरफ जब एक रेंज है, जब ये खींचना बंद होगा तो किधर की तरफ, ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाने लगेगा। उसी तरीके से इधर भी ऐसे ऐसे जाने लगेगा। ठीक है भाई। अब नेगेटिव के केस में क्या होगा, नेगेटिव में अंदर की तरफ आता है, नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ आता है, तो वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ, ये एरो का डायरेक्शन बहुत ध्यान में रखना। तो इस तरीके का कुछ फैशन बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है भाई। तो पॉजिटिव में आपको पता है हमेशा बाहर की तरफ जाता है, अभी भी बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसमें क्या है कि यहां से जितनी इसकी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे इन्होंने कैच किया। फिर अगर आगे की लाइन फील्ड लाइंस जो है यहाँ तक नहीं जा रही तो कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, रूल के हिसाब से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना।
एक टाइप और है कि प्लस प्लस आ जाए तब क्या हो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अरेंजमेंट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं वो देखिए। अगर यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया और यहाँ पे भी प्लस क्यू ले लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया तो प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगी। प्लस क्यू का मतलब क्या है, बाहर की तरफ जाएगी। तो ये इस तरीके से निकल गई और ये भी किधर से, इस तरीके से निकल गई, है कि नहीं। ऐसे ही तो जाएगा, ये भी किधर से ऐसे निकल गई, ये भी किधर से ऐसे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना भाई, रिपल्सिव फोर्स तो लग ही रहा है। अब यहां से फिर से वही चीज, दो निकाल दो, ठीक है, ऐसे जाएगी, ठीक है, मुड़ता चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट होता है। समझ में आ रही होगी बात। ये प्लस प्लस की वजह से रिपल्शन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो व्यवस्था हो गया, कैसे हो गया, इस तरीके से बनने लगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट, जो कि आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेंगी, तो आप बता सकते हो बड़े आराम से। चलिए ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड enable us to work much harder and much passionate way. Thank you very much again.